नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों के विवादित बयान पर भाजपा आक्रामक, लगाया हिंदू देवी देवताओं और सनातन के अपमान की परंपरा का आरोप। रेणुका चौधरी के बयान को बताया संसद की गरिमा पर ठेस। बाबरी मस्जिद पर राजनाथ सिंह के दावे से तिलमिलाई कांग्रेस पर भाजपा का पलटवार, कहा साक्ष्य से नहीं भाग सकती कांग्रेस। गड़े मुर्दों का भी डीएनए करवाने की दी सलाह। संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध हुआ खत्म। संसद के शीतकालीन सत्र का तीसरे दिन सुचारू रूप से चला प्रश्नकाल शून्यकाल। लोकसभा में केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक 2025 पर चर्चा जारी। और फेक न्यूज डेमोक्रेसी के लिए खतरा, लोकसभा में बोले केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव। पीडीएस से जुड़े सवाल पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने दिया जवाब। जहां भी जरूरत वहां बनेंगे एफसीआई गोडाउन। और दूसरे वनडे में भारत का दमदार प्रदर्शन, दक्षिण अफ्रीका को दिया 359 रन का लक्ष्य। कोहली और ऋतुराज गायकवाड़ ने खेली शतकीय पारी। केएल राहुल का लगातार दूसरा अर्धशतक। और सुर्खियों के बाद खबरों पर नजर विस्तार से। संसद के शीतकालीन सत्र की कार्यवाही का आज तीसरा दिन है। सत्र के पहले 2 दिन विपक्ष के हंगामे की वजह से बाधित रहे थे। लोकसभा में प्रश्नकाल और शून्यकाल भी नहीं चल सका था, लेकिन मंगलवार को लोकसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक के बाद सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए सहमति बन गई। और आज सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल के दौरान सांसदों ने जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को लोकसभा में उठाया। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने पीडीएस यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जुड़े सवालों के जवाब दिए। उन्होंने कहा कि जहां भी जरूरत है वहीं एफसीआई गोडाउन बनाए जाएंगे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने जानकारी दी कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत पात्र व्यक्ति को हर महीने 5 किलो मुफ्त राशन देने का काम सुनिश्चित हो रहा है। भारत सरकार का जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत हमको फूड सिक्योरिटी देना है, वो फूड सिक्योरिटी हम रेगुलरली दे रहे हैं। और 2020 में कोविड के समय से लेके 2000 लगभग तो 2029 तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत हम सबको अनाज बांट रहे हैं। जहां भी लीकेज हो रहा है अप टू डेसिग्नेटेड गोडाउन, ये जिम्मेदारी भारत सरकार के होते हैं। उसके बाद में जो फेयर प्राइस शॉप को चले जाता है, अल्टीमेटली इट गोज टू दी बेनिफिशियरी। वो बेनिफिशियरी तक पहुंचाने का काम स्टेट गवर्नमेंट का है। ऑल 20.58 करोड़ रेशन कार्ड्स एंड 7.2 करोड़ बेनिफिशियरीज आर डिजिटाइज्ड। आज ऑलमोस्ट 100% डिजिटाइजेशन करके हम आगे बढ़ रहे हैं। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान ही एक अन्य सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने जानकारी दी कि फूड सिक्योरिटी एक्ट के अनुसार 75% ग्रामीण और 50% शहरी आबादी को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। पात्र लोगों की संख्या को कम करने का कोई प्रस्ताव अभी नहीं है। सारे देश में जहां भी जरूरत है, जहां एफसीआई इधर गोडाउन पीपीटी माध्यम के द्वारा करते हैं, सभी क्षेत्रों में हमारा नेटवर्किंग आज के दिन में परफेक्ट है। जहां भी अगर जरूरत है तो एफसीआई समय समय पर गोडाउन भी हायर करेगा। हम तो हर एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में हर महीने 5 केजी रेशन इधर राइस और गेहूं हम हर महीने परफेक्टली देने का काम मोदी जी के कालखंड में शुरू हो गया है और आगे भी बढ़ रहा है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट बिल 2025 पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि भारत में भी जीएसटी से पहले हर साल तंबाकू के दाम बढ़ाए जाते थे ताकि स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को देखते हुए लोग इस आदत से दूर रहें। उन्होंने बताया कि सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट बिल 2025 का मकसद जीएसटी कंपनसेशन सेस खत्म होने के बाद तंबाकू और इससे जुड़े उत्पादों पर एक्साइज ड्यूटी की संरचना को बदलना है। According to WHO, sir, there is a global tobacco control report which the WHO brings out. India did not revise specific cess rates even as the average retail prices of cigarettes rose at less than half the pace of the nominal income growth. It was an observation made by the World Health Organization. And empirical data reinforce this fact. So the World Health Organization and the World Bank jointly track affordability index of tobacco products. Is it affordable, or in order to deter people from using cigarettes, have we kept it higher, is an indicator which the World Health Organization monitors. लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि आज के समय में दूरसंचार लग्जरी नहीं बल्कि जरूरत बन गया है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि हमें 100% सैचुरेशन देश भर में करना है, जिसके तहत देश भर में अब तक करीब 25,000 टावर लगाए जा चुके हैं। आज दूरसंचार एक लग्जरी नहीं बनी, लेकिन एक नेसेसिटी बन चुकी है और इसके माध्यम से देश की जनता पूर्ण विश्व के साथ जुड़ती है। इसी को मद्देनजर रखते हुए प्रधानमंत्री जी ने अपना संकल्प बनाया है कि 100% 4G का सैचुरेशन हमें देश में सुनिश्चित करना है और डिजिटल भारत निधि के कोष से इसके लिए राशि भी दी गई है, जिसमें से मुझे खुशी है आपको सूचित करते हुए और आपके द्वारा हाउस को सूचित करते हुए कि पिछले 1 वर्ष की अवधि में करीब 25,000 टावर हमारे संपूर्ण देश में लग चुके हैं। संचार साथी ऐप पर बोलते हुए केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि संचार साथी ऐप और पोर्टल के आधार पर अब तक 1.5 करोड़ से ज्यादा मोबाइल कनेक्शन डिस्कनेक्ट किए गए हैं, वो ऐसे कनेक्शन जो कि फ्रॉड थे। वहीं ऐप की मदद से 26 लाख चोरी हुए मोबाइल फोन भी ट्रेस किए गए, जिसमें से 7 लाख फोन सफलतापूर्वक नागरिकों को लौटाए जा चुके हैं। संचार साथी पोर्टल की हमने शुरुआत की थी सर 2023 में और संचार साथी ऐप का प्रयोग हमने 2025 में हम लोग ने शुरुआत किया और आज मैं रिकॉर्ड पे रखना चाहता हूं कि इस ऐप और पोर्टल के आधार पर 1.5 करोड़ मोबाइल कनेक्शन देश के अंदर डिस्कनेक्ट हुए हैं जो फ्रॉडलेंट हैं। करीब 26 लाख स्टोलन हैंडसेट हम लोग ने ट्रेस किए, 7 लाख स्टोलन हैंडसेट जो उपभोक्ता है उसे हमने वापस भी कर दिया है और 41 लाख मोबाइल कनेक्शन डिस्कनेक्ट हुए हैं, 6 लाख फ्रॉड हम लोग ने ब्लॉक किए। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए दूरदर्शन समाचार। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नवजीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस, अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ आज ही खरीदें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं समाचार। लोकसभा में आज केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक पारित हो गया।
तंबाकू और इससे बने उत्पादों पर एक्साइज ड्यूटी लगाने से जुड़े इस संशोधन बिल को पहले ही दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया था। ये विधेयक 1944 में बने अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव करता है। इस विधेयक का उद्देश्य जीएसटी क्षतिपूर्ति सेस खत्म होने के बाद भी इन उत्पादों पर कर बोझ को बनाए रखना है। सरकार ने 1944 के अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव रखा है। सिगरेट, सिगार और अन्य तंबाकू उत्पादों पर फोकस है। इसके जरिए जो तंबाकू है वो महंगी होगी और उससे जुड़े सभी उत्पाद भी महंगे हो जाएंगे। वर्तमान में तंबाकू उत्पादों पर जीएसटी वो लागू जो होता है उसमें क्षतिपूर्ति सेस लागू है। संशोधन विधेयक में एक्साइज ड्यूटी का भी प्रावधान किया गया है। कर नियम बदलने पर भी सरकार को राजस्व मिलता रहेगा। ये महत्वपूर्ण बातें इस विधेयक की। वर्तमान में तंबाकू और पान मसाला जैसे उत्पादों पर 28% जीएसटी वो लगाया जाता है। तो आपको बता दें कि इस विधेयक का असर क्या होगा, ये जानना आपके लिए भी महत्वपूर्ण है। आपको बता दें महंगे होंगे तंबाकू और उससे जुड़े सभी उत्पाद। आपको बता दें कि ये जो विधेयक था ये पारित हो चुका है। वर्तमान में तंबाकू उत्पादों पर जीएसटी क्षतिपूर्ति सेस लागू है। संशोधन विधेयक में एक्साइज ड्यूटी का प्रावधान इसमें रखा गया है। साथ ही साथ केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक जो है, ये बड़ी खबर आपको बता दें कि लोकसभा से केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक पारित हो गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस विधेयक को पेश किया था और अब इसे लोकसभा से पारित कर दिया गया है। 1944 के अधिनियम में संशोधन का महत्वपूर्ण प्रस्ताव करता है केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक, जो कि लोकसभा से अब पारित हो चुका है। सिगरेट, सिगार और अन्य तंबाकू उत्पादों पर फोकस रहेगा और 1944 के अधिनियम में यह विधेयक संशोधन का प्रस्ताव करता है। इसके जरिए तंबाकू और उससे जुड़े सभी उत्पाद अब महंगे होंगे। लोकसभा से केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक 2025 पारित कर दिया गया है। संसद के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन बुधवार को पश्चिम बंगाल के भाजपा सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2026 के चुनावों की तैयारियों पर भाजपा सांसदों से चर्चा की। चर्चा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत सुनिश्चित करने को लेकर जोर दिया। प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात के बाद भाजपा सांसद राजू बिष्ट ने बताया कि प्रधानमंत्री से मुलाकात हमेशा एक नई ऊर्जा देती है। उन्होंने पार्टी के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं के प्रयासों की सराहना की है। राजू बिष्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बंगाल विधानसभा चुनाव, बंगाल में भाजपा सांसद पर हाल ही में हुए हमले और दार्जिलिंग भूस्खलन समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। बंगाल के सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा, प्रधानमंत्री जी से मिलना हुआ और जब भी उनसे मिलते हैं एक नई ऊर्जा मिलती है। और बंगाल का जहाँ तक विषय है, उन्होंने हाल ही में हमारे एक आदिवासी सांसद को किस तरह से टीएमसी के गुंडों ने पीटा था, उसकी जानकारी ली। दार्जिलिंग में जो लैंडस्लाइड के कारण 1000 से ज़्यादा घर बह गए, भारी नुकसान हुआ और किसी तरह का सहयोग राज्य से नहीं मिला। ये सब विषयों के ऊपर में भी चर्चा हुआ और विशेष करके जिन कठिन परिस्थिति में हमारे कार्यकर्ता संघर्ष करते हैं, काम करते हैं और भारतीय जनता पार्टी संगठन के लिए, सेवा के लिए समर्पित होकर काम करते हैं, उसकी उन्होंने इसकी भूरी भूरी तारीफ की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्र ने धनबाद स्थित एना माइंस प्रोजेक्ट का भ्रमण किया है। इस दौरान प्रधान सचिव डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्र ने विस्थापितों से बातचीत की और चल रहे कार्यों, समस्याओं की जानकारी ली। साथ ही रोजगार, स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग के लिए टाउनशिप के विस्थापितों से भी बात की ताकि उन्हें रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जा सकें। इस मौके पर पीके मिश्र ने ई रिक्शा का वितरण भी किया। प्रधान सचिव डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्र ने उपायुक्त आदित्य रंजन को बेलगुड़िया टाउनशिप में रह रहे विस्थापितों को बेहतर से बेहतर व्यवस्था, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं और सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर दिव्यांगजनों की गरिमा और अवसरों के प्रति
प्रतिबद्धता दोहराई, उनकी उपलब्धियों का उल्लेख किया। उन्होंने अपने संदेश में लिखा कि अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर हम अपने दिव्यांग बहनों और भाइयों के लिए सम्मान, पहुंच और अवसर सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हैं। अपनी रचनात्मकता और दृढ़ संकल्प के बल पर उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। साथ ही उन्होंने हमारी राष्ट्रीय प्रगति को भी महत्वपूर्ण रूप से समृद्ध किया है। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने कानूनों, सुलभ बुनियादी ढांचे, समावेशी शिक्षा नीतियों और सहायक तकनीकों में नवाचारों के माध्यम से दिव्यांग कल्याण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। आने वाले समय में हम और भी अधिक प्रयास करते रहेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को एक जनसभा को संबोधित करते हुए दावा किया कि देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू सार्वजनिक धन से बाबरी मस्जिद का निर्माण कराना चाहते थे। इस बयान के बाद कांग्रेस ने भाजपा पर आरोप लगाया कि वो बार बार पुराने मुद्दों को उठाकर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करती है। पूरे मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस को अपने ही गड़े मुर्दों का डीएनए करवा लेना चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके। जो माननीय राजनाथ सिंह जी ने कहा है उसका सोर्स है द इनसाइड स्टोरी ऑफ सरदार पटेल, डायरी ऑफ मनीबेन पटेल, कि नेहरू ने बाबरी मस्जिद का विषय उठाया, सरदार पटेल ने उसका प्रतिरोध किया और उन्होंने कहा कि सोमनाथ के पुनर्निर्माण का विषय इससे बिल्कुल भिन्न है। वो एक प्राइवेट ट्रस्ट जिसकी अध्यक्षता जाम साहब ऑफ नवनगर, जो उस समय राज प्रमुख थे, उन्होंने किया है और मुंशी जी उसमें एक सदस्य हैं। सरकारी धन का कोई उपयोग नहीं हुआ है। 30 लाख रुपए प्राइवेट ट्रस्ट के द्वारा करे गए हैं। राम मंदिर के शिलान्यास में न जाना, राम मंदिर की ध्वजा का विरोध करना, बाबरी मस्जिद बनाने का संकल्प लेना, वो एक पुराना गाना था ना, ये रईसी है खानदानी, वो रईसी नहीं, ये कहानी है खानदानी। मुझे लगता है हम और कुछ नहीं कर रहे हैं। इतिहास में गड़े मुर्दे उखाड़ने का हमारा कोई प्रयास नहीं है, पर कांग्रेस को अपने मुर्दों का डीएनए जरूर चेक कर लेना चाहिए। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी हिंदू देवी देवताओं की बहुलता पर टिप्पणी को लेकर विवादों में घिर गए हैं। इस पर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि हिंदू देवी देवताओं का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दूसरी तरफ हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बच्चों के राधे राधे कहने का विरोध किया। इस पर सुधांशु त्रिवेदी ने हमला बोलते हुए उन्हें सनातन विरोधी बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सनातन धर्म के समूल नाश को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री श्री रेवंत रेड्डी ने जिस प्रकार से हिंदू देवी देवताओं के बारे में अपमानजनक, अवांछनीय कमेंट किए हैं, उसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। तो हिमाचल के मुख्यमंत्री सुक्खू साहब का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बच्चे उनसे राधे राधे कह रहे हैं, तो कह रहे हैं राधे राधे कहने की क्या आवश्यकता है। कांग्रेस पार्टी का एक मुख्यमंत्री हिंदू देवी देवताओं का अपमान करता है और दूसरा मुख्यमंत्री छोटे छोटे स्कूली बच्चों को राधे राधे बोलने से रोकने की कोशिश करता है। क्या कांग्रेस पार्टी ने इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म अर्थात हिंदू धर्म के समूल नाश के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है? इसी कड़ी में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के खिलाफ हैदराबाद में भारतीय जनता पार्टी ने मोर्चा खोलते हुए जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने नामपल्ली मुख्यालय पर एकत्रित होकर मुख्यमंत्री के खिलाफ नारेबाजी की और उनके पोस्टर जलाए। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए प्रदर्शनकारियों के साथ धक्का मुक्की के बाद कई लोगों को हिरासत में ले लिया। भाजपा नेताओं ने मुख्यमंत्री को सार्वजनिक माफी मांगने के लिए 24 घंटे की चेतावनी दी है। माफी न मिलने पर भाजपा ने मुख्यमंत्री का घेराव करने की कड़ी चेतावनी दी है। क्या रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए? बने रहिए हमारे साथ। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से,
फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देशों के बाद अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के खिलाफ राज्य में जमीनी स्तर पर कार्रवाई शुरू हो गई है। राजधानी लखनऊ के हजरतगंज और डालीबाग स्थित झोपड़पट्टियों में पुलिस ने सघन जांच अभियान चलाकर निवासियों के आधार कार्ड और दस्तावेजों की जांच की है। मुख्यमंत्री योगी ने अवैध रूप से रह रहे लोगों की पहचान कर उन्हें वापस भेजने और हर मंडल में डिटेंशन सेंटर स्थापित करने का आदेश दिया है। पुलिस ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि घुसपैठियों की मदद करने वालों पर भी कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने 17 नगर निकायों को भी संदिग्ध कर्मचारियों की सूची कमिश्नर और आईजी को सौंपने के निर्देश दिए हैं। इस मुहिम के तहत पूरे प्रदेश का पुलिस महकमा पूरी तरह से एक्टिव मोड में आ गया है। उत्तर प्रदेश के बरेली स्थित सूफी टोला बनाए गए अवैध ऐवान फरहत और गुड मैरिज बारात घरों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। बरेली हिंसा के आरोपी मौलाना तौकीर के करीबी माने जाने वाले सरफराज वली खान के अवैध 2 बारात घर ऐवान फरहत और गुड मैरिज हॉल पर कार्रवाई की जा रही है। 26 सितंबर को बरेली में बवाल के बाद बरेली विकास प्राधिकरण मौलाना के समर्थकों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहा है। बरेली विकास प्राधिकरण के संयुक्त सचिव दीपक कुमार ने बताया कि दोनों अवैध बारात घरों पर कार्रवाई जारी है। 2 अवैध मैरिज हॉल हैं यहाँ पे बने हुए थे, जो इनको बकायदा सुनवाई करके इनके खिलाफ डेमोलिशन ऑर्डर पड़ी थी, गुड मैरिज हॉल और ऐवान फरहत। तो उसको कल से हमारी कार्रवाई चल रही है और आज भी कार्रवाई लगातार जा रही है। वो इस पे एक बिल्डिंग पे टावर लगा हुआ है, तो हटा रहे हैं वो टावर। वैश्विक अस्थिरता और टैरिफ वॉर के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था काफी बेहतर प्रदर्शन कर रही है। अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर यह है कि सर्विस सेक्टर ने नवंबर में दमदार तेजी दिखाई है। HSBC इंडिया सर्विसेज परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स के अनुसार व्यवसाय गतिविधि अक्टूबर में थोड़ी धीमी होने के बाद नवंबर में तेजी से बढ़ी और अब तक की सबसे बड़ी तेजी दर्ज करते हुए नवंबर का PMI 59.8 रहा है, जो अक्टूबर में 58.9 पर था। HSBC इंडिया के मुख्य अर्थशास्त्री प्रांजल भंडारी ने कहा कि यह बढ़ोतरी नई मांगों और व्यावसायिक गतिविधियों में मजबूती के कारण हुई है। नवंबर का आंकड़ा लगातार 52वें महीने 50 अंक से ऊपर रहा। यह आंकड़ा जुलाई 2021 के बाद से 50 से ऊपर है। परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स का 50 से अधिक रहना गतिविधियों में विस्तार और इससे नीचे का आंकड़ा सुस्ती का संकेत है। छत्तीसगढ़ में बीजापुर दंतेवाड़ा की सीमा पर बस्तर में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया। जवानों और नक्सलियों में रुक रुक कर मुठभेड़ हो रही है। सुरक्षा बलों ने अब तक 7 नक्सलियों को मार गिराया है। मारे गए नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। वहीं मौके से SLR 303 राइफल्स और भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किए गए हैं। इस मुठभेड़ में DRG बीजापुर के 2 जवान भी शहीद हो गए हैं, जबकि 1 जवान घायल है, जिसकी स्थिति खतरे से बाहर है। बता दें कि इलाके में सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान अभी भी जारी है। तलाशी अभियान के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। PIB ने फैक्ट चेक कर पाकिस्तान की तरफ से फैलाई जा रही फर्जी खबर का भांडाफोड़ किया है। दरअसल पाकिस्तान के तमाम प्रोपेगेंडा अकाउंट इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के CEO बोअज लेवी का एक अल्टर्ड वीडियो प्रसारित कर रहे हैं, जिसमें झूठा दावा किया जा रहा है कि इजराइल को भारतीय सेना के साथ संयुक्त अभ्यास करने की उम्मीद थी, लेकिन भारतीय कर्मियों द्वारा महिला इजरायली सैनिकों के कथित उत्पीड़न के कारण भारत के साथ सभी सैन्य अभ्यास रद्द किए जा रहे हैं। अब इस वीडियो की सच्चाई PIB ने फैक्ट चेक कर सामने उजागर किया है। पहली बात तो जो सामने आई कि इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के CEO ने ऐसा कोई बयान जारी नहीं किया है। दूसरी कि वीडियो AI द्वारा यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा बनाई गई है। PIB ने छेड़छाड़ किए गए वीडियो का वास्तविक स्वरूप भी साझा किया है।
विराट कोहली और ऋतुराज गायकवाड़ के शतकों की बदौलत भारत ने दूसरे वनडे में दक्षिण अफ्रीका को 359 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक दक्षिण अफ्रीका ने एक विकेट पर 35 रन बना लिए थे। इससे पहले रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में भारतीय टीम ने लगातार 20वें वनडे में टॉस गंवाया। दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। भारतीय टीम ने 50 ओवर में 5 विकेट पर 358 रन बनाए। कप्तान केएल राहुल 66 और रविंद्र जडेजा 24 रन बनाकर नाबाद लौटे। दोनों ने अर्धशतकीय साझेदारी करके स्कोर 350 तक पहुंचाया। राहुल ने लगातार दूसरे वनडे में अर्धशतक लगाया है। इससे पहले विराट कोहली 102 रन बनाकर आउट हुए। कोहली ने लगातार दूसरे वनडे में शतक लगाया है। ऋतुराज गायकवाड़ ने भी 105 रनों की पारी खेली। उन्होंने वनडे करियर का पहला शतक लगाया है। यशस्वी जायसवाल 22 और रोहित शर्मा 14 रन बनाकर आउट हुए। दक्षिण अफ्रीका से मार्को यान्सन को 2 विकेट मिले। नांद्रे बर्गर और लुंगी एनगिडी को एक एक विकेट मिला और एक बैटर रन आउट हुआ। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीसरा और निर्णायक T20 मुकाबला 14 दिसंबर को धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा, जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। यहां चल रही तैयारियों को लेकर हिमाचल क्रिकेट एसोसिएशन के निदेशक संजय शर्मा से डीडी न्यूज ने खास बातचीत की। 14 दिसंबर को धर्मशाला के इसी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच जो क्रिकेट का रोमांच है वो एक बार फिर नजर आने वाला है, जिसको लेकर तमाम तैयारियां धर्मशाला के इस स्टेडियम में पूरी कर ली गई हैं। हमारे साथ HPCA निदेशक यहाँ के मौजूद हैं संजय शर्मा जी, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ तैयारियां हैं और किस तरह का जो माहौल है वो मैच के दौरान यहाँ पर एक बार फिर यहाँ पर धर्मशाला में जो है वो क्रिकेट का रोमांच दिखने वाला है। बड़ी तादाद में यहाँ पर जो दर्शक है, फिलहाल टिकट्स को लेकर क्या स्टैट्स हैं हमारे पास और जो प्रिपरेशंस हैं, तैयारियाँ हैं, उनको लेकर क्या कुछ अपडेट है? देखिए, 14 दिसंबर को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच में जो T20 मैच हो रहा है उसको लेकर के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ की तरफ से सभी तैयारियां लगभग अपने अंतिम चरण में हैं और समय रहते उनको पूरा कर लिया जाएगा। अक्सर यहाँ पर दिक्कत ये भी आती है कई बार कि मौसम खलल डालता है। इस बार कुछ ऐसी प्रेडिक्शंस हैं विभाग की तरफ से और आपकी क्या कुछ तैयारियाँ हैं इसको लेकर? नहीं, ऐसी कोई अभी तक कोई जानकारी नहीं है। हमारी जानकारी के मुताबिक कुछ समय के लिए मौसम को लगभग ठीक ही बताया गया है और धर्मशाला के अनुसार जो है वो मौसम खेल के अनुकूल रहेगा, ऐसा बताया भी गया। प्रेडिक्शंस भी यही हैं और हमारा मानना भी यही है कि बिना किसी बाधा के सारी गेम को लेते जितनी भी बातें हैं वो बाधा रहित होकर के निकलेंगे। फिलहाल यहाँ पर कितनी सीटिंग कैपेसिटी है और अभी अगर टिकट सेलिंग की हम बात करें 14 दिसंबर के मैच को लेकर, उसको लेकर क्या अपडेट है? नहीं, देखिए, कैपेसिटी जो है वो लगभग 22,000 के करीब है। अभी इसको बढ़ाने का प्रयास जो है वो चल रहा है, उसके ऊपर काम किया जा रहा है और सारी इसके ऊपर राय ली जा रही है कि किस तरह, क्योंकि स्थान कम होने की वजह से काफ़ी दिक्कत आती है, तो किस तरह से इसको बढ़ाया जा सकता है ताकि इसकी खूबसूरती जो है उसके ऊपर भी कोई आंच ना आए। ऑनलाइन टिकट्स जो हैं उनकी सेल शुरू हो चुकी है। ऑफलाइन जो है वो मैच के नज़दीक आते ही जो है वो ऑफलाइन काउंटर्स जो हैं वो भी यहाँ पे लगाए जाएंगे। धर्मशाला में यहाँ पर जो तैयारियाँ हैं वो पूरी हो चुकी हैं करीब करीब। जो ऑफलाइन काउंटर्स हैं वो भी जल्दी लग जाएंगे और ऑनलाइन टिकट सेलिंग जो है वो लगातार जारी है। ऐसे में इन खूबसूरत वादियों के बीच धर्मशाला का ये जो खूबसूरत स्टेडियम है उसको देखने के लिए, उसका दीदार करने के लिए लोग बिना मैच के भी यहाँ पर आते रहते हैं और यहाँ पर टूरिज्म के लिहाज से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट इसे माना जाता है। धर्मशाला से कैमरा पर्सन राकेश कुमार के साथ धर्म प्रकाश, डीडी न्यूज़। और इसी के साथ समाचार में अभी के लिए इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी है। दीजिए अनुमति, नमस्कार। संसद सत्र